लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जब मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं। दोस्तों, डियर फेक न्यूट्रल लॉबी, आपका झूठा मुखौटा एक्सपोज हो चुका है। आप कह रहे थे कि हिमाचल कांग्रेस जीत गए, स्वीप कर गए। फैक्ट ये था कि 0.9% वोट सिर्फ कांग्रेस को ज्यादा मिले थे। और आज जो दृश्य आपके सामने, उससे क्लियर हो गया कि ये लिबरल न्यूट्रल झूठे पत्रकारों की लॉबी बड़ा झूठ बोल रही थी। एक तरफ प्रतिभा सिंह के पक्ष के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ सुक्खू के नारे लग रहे हैं, तीसरी तरफ किसी और के नारे लग रहे हैं। सीएलपी की मीटिंग जो 12 बजे होनी थी, फिर 3 बजे पोस्टपोन हुई, फिर 6 बजे पोस्टपोन हुई, और अब शायद 8 बजे, जिसमें भी ये गारंटी नहीं कि सबके सब लोग विधायक पहुंचे। और इसको न्यूट्रल पत्रकार कह रहे हैं बड़ी जीत। दोस्तों, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 में से 23 ट्राइबल सीट जीती, तो न्यूट्रल पत्रकार बोल रहे थे कि अरे ये तो वोट काटने की वजह से जीत दर्ज हुई। सूरत में 16 में से 16 सीटें जीती, 50% से ज्यादा वोट शेयर आया, तो न्यूट्रल पत्रकार बोल रहे थे। और चुप है वो न्यूट्रल पत्रकार, उन लोगों से सवाल नहीं पूछे जो 90 सीट्स का क्लेम कर रहे थे। 38 में से 36 अर्बन सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीती, 70% से ज्यादा रूरल सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीती। पर लिबरल न्यूट्रल पत्रकारों के दिल में सन्नाटा है। न्यूट्रल पत्रकार जिन्होंने पर्ची में विश्वास किया, अब वो सब चुप है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि उत्तर प्रदेश में 100% सीट्स पे जमानत दर्ज हुई थी 2022 में, गोवा में 90% सीट्स पे, उत्तराखंड में 70 में से 68% सीट्स में, और गुजरात में 100 से ज्यादा सीट्स पे जब डिपॉजिट जब्त हुए, तो फिर ये पार्टी जिसको ये न्यूट्रल पत्रकार जो एक बड़ा क्लेम कर रहे हैं, वो नेशनली 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कैसे कंपटीशन बन सकती है बिना संगठन के। फिर ऐसे ही माहौल बना रहे। सच सिर्फ एक है, भले वो ये न्यूट्रल पत्रकार लॉबी को कितना भी कड़वा लगे, कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई तोड़ नहीं है इलेक्टोरली। जितना इनको झूठा माहौल बनाना है ये बना ले, जनता सब जानती है। और इसीलिए आज का मुकदमा यही है कि 2024 में देयर इज नो मैच फॉर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो न्यूट्रल पत्रकार की लॉबीज को, जिनने एक झूठा माहौल बनाया, उनको लटेंस वालों को उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए इनका झूठा माहौल, और फिर मैं मुकदमे की शुरुआत। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। ब्रांड मोदी, मोदी मॉडल, मोदी मैजिक, इन 3 कारणों की वजह से बीजेपी को गुजरात में मिली छप्पर फाड़ जीत। 156 सीटें और 52.5% मत के साथ बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जीत हासिल की। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। आजादी के बाद गुजरात में पहली बार किसी पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें मिली हैं, इसीलिए ये जीत ऐतिहासिक है। बीजेपी ने अपना 50% से ज्यादा वोट शेयर रिकॉर्ड भी गुजरात में तोड़ा, इसीलिए ये जीत ऐतिहासिक है। 5 ऐसी सीटें बोरसाड़,
झगड़िया, ब्यारा, महुदा और गरबाड़ा, जहां बीजेपी कभी खाता भी नहीं खोल पाई, इस बार वहां भी उसको फतेह मिली। इसीलिए ये जीत ऐतिहासिक है। 27 आदिवासी सीटों में से 23 सीटों पर, यानी कि 85% से ज्यादा आदिवासी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसीलिए ये जीत ऐतिहासिक है। लेकिन आज भी देश में एक ऐसा गिरोह है जिसको मोदी की जीत और मोदी के प्रति जनता का प्यार और विश्वास पच नहीं रहा है। उस गिरोह को कल अपने विजय भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्सपोज किया। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़कर क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2024 में भी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी? मेरे साथ में, मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करने के पहले राशिद अलवी जी, सीनियर कांग्रेस लीडर, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त जो राजनीतिक गर्मी है, राशिद अलवी जी, आप लोग हिमाचल के अंदर 0.9% ज्यादा वोट के साथ में हिमाचल में आप 40 सीट लेकर आए। पर राशिद अलवी जी, अभी जो नारे सामने आ रहे हैं और जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। वहां पे जब सीएलपी के लीडर्स पहुंचे राशिद अलवी जी, तो ये सामने दृश्य आया कि 3-4 सीएम कैंडिडेट्स के पक्ष में नारे लग रहे हैं। तो इतने मेजॉरिटी के बाद में भी आप कांग्रेस को यहाँ पे एकजुट क्यों नहीं दिख रही है हिमाचल के अंदर, राशिद अलवी जी? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। बहुत लोग हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने लोगों ने बगावत की हिमाचल के अंदर और उसके बाद चुनाव लड़ा। एक के बारे में तो कहा जाता है कि मोदी जी ने पर्सनल फ़ोन पे बात की, इसके बावजूद उसने इनकार कर दिया और चुनाव लड़ा। तो यहाँ पे असेंबलीज की मेजॉरिटी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अगर बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी होगी। किसी भी असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर बहुत लोग कंटेस्ट करते हैं, जीतता वही है जिसके साथ जनता होती है। तो यहाँ पे एमएलए फैसला करते हैं और हमारे 40 एमएलए हैं, वो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। राशिद अलवी जी, टॉप सोर्सेज मेरे बता रहे हैं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, पर मेरे टॉप सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि 15 से ज्यादा एमएलए चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, 18-19 एमएलए चाहते हैं कि सुखविंदर सुक्खू जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। तो ऐसे स्प्लिट के अंदर किस तरीके से आप लोग इनको साथ में लेकर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर पब्लिकली ऐसे नारे लगते हुए हमने कम देखा। इनफैक्ट वो तो पूरी कैबिनेट बदल देते हैं गुजरात के अंदर, तब भी पब्लिकली ऐसे नारे नहीं लगते। तो कहीं आपको लग रहा है कि ये जिस हिसाब से स्थिति अभी है वो ऐसा तो नहीं कि पार्टी एक साथ नहीं आ पाएगी, खुद नहीं जुड़ पाएगी और हिमाचल के अंदर कुछ बड़ा हो जाएगा? देखिए, आपने खुद कहा कि आपके सोर्सेस कह रहे हैं। अभी ये पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये दस्तूर रहा है कि यहाँ से ऑब्जर्वर जाएगा, ऑब्जर्वर एमएलए से बात करेगा, हाई कमांड को अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके साथ मेजॉरिटी होगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जहाँ तक आपकी ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, आपने ठीक कहा। गुजरात के अंदर सारे सीनियर लीडर्स के टिकट काट दिए गए, दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन के तमाम लोगों के टिकट काट दिए गए। तो आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक तरीका है? जिस आदमी ने काम नहीं किया उसको हटा के नया काम नए आदमी को दे दो और देश के लोगों को गुमराह करो। आवाज क्यों नहीं उठ रही? चूंकि दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक ऐसी सरकार जिसके पास सारी एजेंसीज है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। आप देख तो रहे, जिसके घर चाहे उसके। राशिद अलवी जी, तो कौन हिम्मत करेगा बीजेपी के अंदर? राशिद अलवी जी, आप देखिए राशिद अलवी जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ।
राशिद अली जी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस ही क्या कांग्रेस की दुश्मन बनती भी नहीं दिख रही। राजस्थान में भी देखा कि अभी भी दो पार्टी के लीडर्स जो है अशोक गहलोत जी पब्लिकली जाकर निकम्मा कहते हैं सचिन पायलट को। सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के अंदर अशोक गहलोत की फोटो हटा देते। पंजाब के अंदर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला गया तो सुपड़ा साफ हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू अभी कहां किसी को नहीं पता। और इस वक्त मैं तीसरा स्टेट देख रहा हूं हिमाचल, जहां पे आला कमान जो है कांग्रेस को साथ में नहीं लेकर चल पा रहा। तो राशिद अली जी इस समय स्थिति ऐसी दिख रही कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, इसके लिए क्या आला कमान को ब्लेम किया जाएगा? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के अंदर इनर डेमोक्रेसी है और हर एक को यह आज़ादी है कि अपनी राय रख सकता है। कांग्रेस पार्टी का तरीका है कि कांग्रेस पार्टी की जो राय होती है वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रखता है। लीडर्स अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, वो बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो। लेकिन आपको बहस इस पे भी करनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। आपको ये सवाल भी उठाना चाहिए जो आपने अभी उठाया था, बड़ा अहम सवाल था कि बीजेपी के अंदर किसी की गर्दन भी काट दी जाए तो आवाज नहीं उठा रहा है, पॉलिटिकली गर्दन काट दी जाए। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, पूरी पार्टी खत्म कर दी। आप क्या ये मुमकिन है? राशिद जी आप एक डिसऑर्गेनाइज पब्लिक नारों को कवर अप करने के लिए डेमोक्रेसी को आप हथकंडा बना रहे। मैं वापस से एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि इस वक्त सोनिया गांधी जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर के अंदर जो है साथ में कुछ प्राइवेट उनके एंगेजमेंट से इन्वॉल्व है। वहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि सीएलपी के सामने नारे लग रहे हैं। राशिद अल्वी जी ये जो सामने स्थिति है, हमने देखा था पंजाब में कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने चूज किया था नवजोत सिंह सिद्धू को, उसके कांग्रेस पार्टी पंजाब का चुनाव हार गई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह 69 सीट से ज्यादा से जीत कर आए थे, पर उसके बाद कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया पंजाब में। ऐसा तो नहीं हिमाचल के अंदर भी यही स्थिति हम देखने वाले हैं? और जो डिसऑर्गेनाइज सेटअप है उसको आप लोकतंत्र के पूरे फ्रेमवर्क के अंदर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एमएलए क्लियरली 40 सीट के बाद भी खुश नहीं दिख रहे। राशिद अल्वी जी देखिए, एक तो बड़ी अजीब बात यह है, सोनिया गांधी कांग्रेस में पार्लियामेंट की मेंबर हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं। प्रियंका गांधी तो ना एमपी हैं, ना एक्स प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। आप कांग्रेस का तो नया प्रेसिडेंट है। तो ये जीत खड़गे जी की, प्रियंका जी की नहीं है। खड़गे साहब प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी। एक मिनट, खड़गे साहब प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद मीडिया और बीजेपी बात गांधी परिवार की करता है। जब गांधी परिवार इस वक्त कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है ही नहीं, तो उनकी जिम्मेदारी क्यों करते हैं आप? राशिद जी जीत का श्रेय प्रियंका गांधी गई हिमाचल में, कैंपेन की, वहां पे हम जीते, लेकिन हमेशा मीडिया बात करेगा गांधी परिवार की। इस वक्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट खड़गे साहब। तो ये जीत खड़गे जी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की नहीं है, गांधी परिवार की नहीं है, गांधी परिवार जी की जीत नहीं है बिल्कुल। तो खड़गे जी फिर आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये जीत खड़गे जी की जीत है कि गांधी परिवार की जीत है? ये जीत गांधी परिवार। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। आपने 3 बार सवाल किया, तो एक बार तो जवाब देने दीजिए। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये जीत खड़गे जी की है, ये जीत राशिद अल्वी की है, ये गांधी परिवार की है, ये कांग्रेस पार्टी के सारे वर्कर की है। प्रियंका गांधी ने इतनी मेहनत की, डिप्लोमेटिक हो रहा है, गई वहां पे, उन्हें कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? डिप्लोमेटिक नहीं, मैं सच्ची बात आपके सामने डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी खड़गे साहब के कांधे पर है। खड़गे साहब की बात कीजिए। आप अच्छाई की बात तो करते ही नहीं आप कांग्रेस के बारे में। जो भी माइनस पॉइंट है वो गांधी परिवार पे ले जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरे ये जो चल रहा है ये क्या मेरे लिए पॉजिटिव नहीं दिख रहा ना? मुझे लगा 40 सीट आप जीत के आएंगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा। राशिद अल्वी जी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? सामने दृश्य यही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद कांग्रेस के सीएलपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देखिए, मैं फिर आपसे दोबारा कहूंगा कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किसी एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आपने किसी आदमी से खड़गे जी के खिलाफ नारा सुना, गांधी परिवार के खिलाफ नारा सुना हिमाचल प्रदेश में? जो प्रतिभा सिंह के पक्ष में नारे जरूर सुने मैंने, आपने नहीं सुना हो। और वीरभद्र सिंह जी के पक्ष में भी नारे सुने मैंने। वो ठीक है, इसमें कोई
मुझे इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। हर एक के अपने फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स ना हो जाए प्रतिभा सिंह के साथ। इसमें कहां कोई हर्ज है? प्रतिभा सिंह के साथ यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स ना हो जाए जैसे हुई है पहले। देखिए, ये तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली के अंदर कह रही कि हम अपना मेयर बना देंगे। आप क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते? क्यों नहीं इस मुद्दे पे आप बात करते? कि नहीं, अगर परसों आप थे नहीं तब मैंने पार्टी मुद्दा की आ पूछा गई है था। तो तुम मेयर आप कैसे परसों थे बनाओगे? नहीं तब मैंने मुद्दा उठाया था। राशिद जी परसों जब आप थे नहीं ये मुद्दा उठाया था, आप मेरे साथ जुड़े, पर मैं आपको पैसे क्या सचेत कर रहा हूं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी में दो खेमे में बढ़ जाए, क्योंकि प्रतिभा सिंह और सुक्कू दोनों के पक्ष में 30 आधे लोग बटे हुए दिख रहे हैं, मेरे सोर्सेज बता रहे। राशिद अली जी आप मेरे साथ जुड़े और आपने सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी डिबेट को खोलना चाहता हूं। तुहिन सिन्हा, निशांत वर्मा, माजिद हैदरी, संदीप सिंह, रतन शारदा और प्रमोद कुमार, आप सभी का स्वागत है। तुहिन सिन्हा आपके साथ में और संदीप सिंह के साथ में मैं इस डिबेट को शुरुआत करना चाहता हूं। तुहिन सिन्हा, आपने सुना राशिद अलवी जी क्या कह रहे हैं, वो इस क्राइसिस को जस्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तुहिन सिन्हा एक न्यूट्रल लिबरल लॉबी है जो इस बात से नाखुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 127 एमएलए जो रिपीट किया उसमें 84% की जीत कैसे हुई। मोरबी के अंदर इनने कहा मोरबी से विपक्ष जीत जाएगा, मोरबी के एमएलए 60,000 वोट से कैसे जीते। इनकी दिक्कत यही है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो विनिंग रिकॉर्ड है वो कैसे बढ़ा। इनकी दिक्कत यही है कि इतनी इनके माहौल बनाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, सीट शेयर बढ़ाया, हर वर्ग के अंदर वो ज्यादा वोट लेकर आए। तो तुहिन सिन्हा, आज उनसे सवाल पूछना जरूरी है, जिनने फर्जी माहौल बनाया गुजरात में, किनने फर्जी माहौल बनाया, आज वो देश से माफी मांगे। मोबाइल बंद लग रहा है। तुहिन सिन्हा के पास में आऊंगा। तुहिन के अंदर रतन शारदा आप आए, तुहिन के पास में आ रहा हूं। रतन शारदा, आज इन सभी लिबरल झूठों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने पर्चियों में विश्वास किया और झूठा माहौल बनाया। आज वो वापस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? रतन शारदा और संदीप सिंह, पहले रतन शारदा जी। देखिए, पहले जरा मैं राशिद अलवी जी की कुछ बातों के ऊपर गौर करना चाहूंगा। राशिद अलवी साहब अब ऐसा कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता को ढकने के लिए उसको डेमोक्रेसी का जामा पहना रहे हैं। अगर ऐसा है तो इंदिरा गांधी के समय पर डिसिप्लिनरी एक्शन हुए, राजीव गांधी के समय हुए, अभी के लोगों के समय हुए, तो भैया डिसिप्लिनरी कमेटी रिजॉल्व कर दो, समाप्त करो डिसिप्लिनरी कमेटी, कह दो हम तो पूरे आजाद हैं, हम तो सब कुछ भी बोलने देते हैं। और ये भूल गए हैं कि दिल्ली के अंदर इनके 2 या 3 कॉर्पोरेट, आज मैंने पढ़ा, वो आपको ज्वाइन कर गए। बीजेपी कहां से आई? तो अगर आपके कॉर्पोरेट आपके काबू में नहीं है, आपके एमएलए आपके काबू में नहीं है, आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपके काबू में नहीं है, ये कौन सी डेमोक्रेसी मुझे समझ में नहीं आती। संस्था फिर किस लिए है? तो आप अलग अलग लोग लड़िए, जब इकट्ठे हो जाइए तो अपना कानून बना लीजिए। दूसरी बात, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, जैसे आपने कहा, वहां पर जो बड़े बड़े कोई भी पॉलिटिशियन हिमाचल में पहुंचे नहीं, इतनी बड़ी जीत उनके लिए, क्योंकि आगे आने वाले 5 चुनाव में 4 में वो रणथंभौर में कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है। अभी जहां तक लिबरल्स का सवाल है, देखिए लिबरल्स को चाहिए कोई ना कोई मसीहा। मोदी से लड़ने की ताकत किसी में है नहीं, कोई एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी जीत नहीं सकते। ऐसे सारे अपना सोशल मीडिया के लीडर, इनको कोई ना कोई मसीहा चाहिए, जर्नलिस्ट को मसीहा चाहिए। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव। अरविंद केजरीवाल 2014 के बाद मेरा ख्याल है चौथे या 5वें उम्मीद है उनके, जिनके ऊपर इनका सिर्फ उम्मीद है। तो किसी भी तरह वो पहुंच जाए, जीत जाए, ना तो उनके डिपॉजिट जब्त की बात होगी, ना उनके झूठों की बात होगी। जनता ने बताया क्या है कि आप केवल झूठे वादे करेंगे, आप केवल मुफ्त में चीजें बांटेंगे और साथ में विकास की बात नहीं करेंगे, तो लोग हजम नहीं करेंगे। और रतन शारदा जी, इनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं रतन शारदा जी, मैं पॉलिटिशियंस के क्लेम को समझ सकता हूं। रतन जी, आपने अपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट को बोला, मैं पॉलिटिशियंस के क्लेम को समझ सकता हूं, पर कोट अनकोट पत्रकारों को झूठा माहौल बनाने का कोई अधिकार नहीं है, लॉबी को झूठा माहौल बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ ना, ये इस प्रकार के झूठे माहौल बनाना तब 2014 से लगातार देख रहे हो। यहाँ तक था कि वाराणसी के अंदर अरविंद केजरीवाल बस मोदी जी को हराने वाले, मोदी जी को समस्या हो गई। यहां से जो शुरुआत हुई 2014 से, कभी भी सो कॉल्ड इलिबरल मीडिया ने कभी भी अपनी गलती मानी है? नहीं मानी। संदीप सिंह एक पत्रकार है जिन्होंने ये तक कह दिया था कि भैया अगर ये तीसरी पार्टी 15% से ज्यादा वोट लेके आएगी तो ये बहुत बड़ा नेशनल सेटबैक होने वाला है।
देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए नेशनल पार्टी बनना उसके लिए एक पॉलिटिकल स्टेप फॉरवर्ड है, पर ये पत्रकार ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नेशनल परिप्रेक्ष्य के अंदर एंटी मोदी माहौल क्रिएट हो जाएगा। और अब जब जाकर उतना भी वोट नहीं आया तो ये अब ये जाके लोग माफी नहीं मांगेंगे। तो इनसे आ रहा हूं आपके पास, ये इतने सीनियर पत्रकार, इतने सीनियर लॉबी के लोग ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं? संदीप सिंह। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप बार बार बात होती है मोदी मैजिक की, लेकिन मोदी मैजिक है वो अब सिर्फ गुजरात तक सीमित रह गया है। आप जब मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं तो प्रियंका मैजिक की भी बात कीजिए, खड़गे मैजिक की भी बात कीजिए, कांग्रेस मैजिक की भी बात कीजिए। दिख रहा है मुझे वो हिमाचल में सामने दिख रहा है, मुझे दिख गया सामने रणथंभौर में प्रियंका मैजिक, जहां पे बर्थडे केक की बात करी जा रही है। देखिए, कांग्रेस की अपनी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उसमें आप जिस तरीके से पूरी मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी है वो एक अलग बात है। क्या बात है? जो पूरी तरीके से मीडिया कल से प्रोपेगेंडा फैला रही है मोदी मैजिक, तो कांग्रेस मैजिक, प्रियंका गांधी मैजिक, खड़गे मैजिक, ये भी चलाना चाहिए। एक तरफ आप को नकार रहे हैं। कैसे मैं एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर सकता हूं? 1951 के हिमाचल के चुनाव से लेकर 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो पार्टी जीत रही है उसका वोट शेयर सिर्फ 0.9% ज्यादा है हारने वाली पार्टी से। अब 4 से 5% का डिफरेंस होता है। इसको मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूं एक दूसरी जीत के साथ में, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीती है, 27 साल सरकार में रहने के बावजूद जीती है, और इन्हीं के कांग्रेस के लीडर माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए जीती है। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों मैजिक है? भैया एक मैजिक है, एक मैजिक नहीं है। ट्वीन। देखिए प्रदीप जी, इस देश की विपक्षी पार्टियां और उनसे जुड़ी इकोसिस्टम जो है वो डिनायल में रहती है, वो इनकार में रहती है, और वो हमें भी सूट करता है। 27 साल सत्ता में रहने के उपरांत मेरे ख्याल से विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई पार्टी 54% वोट शेयर, 86% सीटें जीती हो, पूरे के पूरे ट्राइबल बेल्ट में 27 में से 24 सीटें स्वीप की हो। हाँ, बंगाल में एक समय ऐसा होता था, लेकिन आपको पता है किस पैमाने पर वायलेंस हुआ करता था लेफ्टिस्ट पार्टी द्वारा। तो लोकतांत्रिक माहौल में मेरे ख्याल से ये अद्वितीय है, ये एक अलौकिक परिणाम है, और ये केवल इसलिए हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री का जीवन एक तपस्वी का जीवन है जो ये लोग नहीं समझ पाएंगे। एक समय था जब कन्हैया कुमार से इन्हें आशा रहता था कि एक दिन जो है कन्हैया कुमार मोदी जी को मुकाबला करेगा, तो अब तो कम से कम केजरीवाल पर आस लगाए बैठे हैं। लेकिन मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं कि केजरीवाल जी का दिल्ली और पंजाब के बाहर कोई भविष्य नहीं है। वो लोगों को भ्रमित करते हैं, और लोग जो है अब उनके भ्रम में आने से इनकार कर रहे हैं। अगली बार दिल्ली में भी उनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। 2025 फरवरी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संदीप सिंह जी और प्रमोद कुमार को लेके आए, निशांत वर्मा को भी डिबेट के अंदर लेके माजिद आ रहा हूं आपके पास में। संदीप सिंह जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए जी। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, फैक्ट सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कह रहे हैं सिर्फ गुजरात डोमिनेटेड फिनोमेना है, थोड़े महीने पहले आप चले जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने पूरा कैंपेन को अपने हाथों में संभाला था और कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला कैंपेन स्लोगन दिया था। और वो एंड द फेस इज अ गुड स्लोगन, मतलब अगर देखा जाए पॉलिटिकल स्लोगन जो है इट्स अ गुड स्लोगन। पर हुआ क्या रिजल्ट? 403 में से 400 सीटों के अंदर जमानत जब्त हुई। दैट इज द फैक्ट। सुनिए, महिलाओं ने ज्यादा, संदीप मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा, महिलाओं ने ज्यादा बीजेपी को वोट डाला। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ गुजरात डोमिनेटेड फिनोमेना, ये गलत है। और अगर ये प्रियंका जी की जीत है, अगर ये प्रियंका मैजिक है, तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त हिमाचल के अंदर क्यों नहीं है, जब कांग्रेस के 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स पब्लिकली लड़ रहे हैं? जवाब दीजिए संदीप, फिर प्रमोद। देखिए, रही बात हिमाचल की जो कांग्रेस की अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन आपने जब इतिहास की बात करेंगे, प्रियंका गांधी जी के इतिहास की बात करेंगे, तो इतिहास तो आप मध्य प्रदेश चुनाव की बात करिए, कर्नाटक चुनाव की भी बात करिए, और जो इसमें छत्तीसगढ़ की भी बात कीजिए, झारखंड की भी बात कीजिए, उसमें आप मोदी मैजिक को फेल क्यों नहीं बताते? उसमें आप क्यों बार बार जो कहते हैं कि बार बार नहीं तपस्वी हैं, ये हैं, वो हैं? आप मुख्य रूप से बात कीजिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो मीडिया का असली चेहरा है, वो सामने आना चाहिए कि पूरी तरीके से देश के अंदर
सभी पार्टियों का जो वर्चस्व है वो समान बराबर है, जो जहां जीते उसके बारे में दिखाया जाए। जब हिमाचल की बात हो रही है तो गुजरात की भी बात होनी चाहिए, और गुजरात की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश की भी बात होनी चाहिए, और दिल्ली के एमसीडी चुनाव की भी बात होनी चाहिए। प्रमोद कुमार जी, मीडिया को जितने भी लेक्चर संदीप जी दे दें, उससे चुनाव नहीं जीते जाएंगे। चुनाव से बीजेपी के सामने कंटेंट करके जीते जाएंगे। प्रमोद कुमार के सामने आप निशांत वर्मा को लेके आइए। फैक्ट यही है कि जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने गए, 90% सीट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करी है। 2019 के अंदर भी मोर देन 150 सीट्स के अंदर हमने ये देखा। तो अगर संदीप जी इस रियलिटी को नहीं स्वीकार रहे और संदीप जी को लग रहा है कि ये सिर्फ मीडिया जो है वो एक झूठा माहौल बना रही, तो हर सक्सेसिव नेशनल इलेक्शन ये डिपिक्ट कर देता है। 14 से 19 के बीच का भी नैरेटिव यही था। तो प्रमोद कुमार और निशांत वर्मा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि नेशनली इस सिनेरियो के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने कोई डोमिनेंट कॉम्पिटिटर नहीं है, तो गलत क्या है? और वो जो लिबरलों जिनने झूठा माहौल बनाया, वो क्यों नहीं माफी मांगे देश से? वो क्यों नहीं चर्चा करे इस पे? प्रमोद कुमार से निशांत वर्मा। प्रदीप, देखिए, अभी जैसे गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। अभी तक के 1960 में जब से राज्य बना तब से इतनी सीट की कोई किसी पार्टी ने नहीं जीती। और उसके बाद दिल्ली का नगर निगम का चुनाव हुआ तो केजरीवाल के लोग कहने लगे ये प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए नगर निगम के चुनाव में, जबकि वोट परसेंट का उनका 12% घट गया, बीजेपी का बढ़ गया। अभी यहाँ पे जो हिमाचल का अगर आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि बीजेपी के रिबल्स ने हराया। 0.9% का फर्क है। 17 सीटों में मार्जिन इतना कम है कि कहीं भी जा सकता था। इसलिए जो आपका जो एग्जिट पोल था एकदम पास में था। अभी यहाँ पे हो रहा है कि मोदी की क्रेडिट मत को मोदी का मैजिक फेल हो गया, लेकिन प्रियंका गांधी ने हिमाचल जितवा दिया। फिर प्रतिभा सिंह जो वहाँ के अध्यक्ष हैं इस समय हिमाचल कांग्रेस की, राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी, जो 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री रहे, जिनकी अभी भी इज्जत राजा साहब रानी साहब लोग बोलते हैं, वो अगर आगे नहीं आते तो इनकी लुटिया डूब गई थी। लेकिन अभी प्रतिभा सिंह को संघर्ष करना पड़ रहा है, उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। निशांत, देखिए, सच्चाई को स्वीकारिए। 14 से आप डिबेट कर रहे हैं और सच्चाई इस वक्त यही है। इन इलेक्शंस ने भी एक ही चीज स्थापित कर दी है निशांत, कि पीएम नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है और उनका वोट बेस बढ़ते जा रहा है। उनका कोई भी एक कास्ट नहीं है, एक ज्योग्राफी नहीं है जहां उनको पिछली बार से कम वोट पड़े या पड़ रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, आपके प्रोग्राम की शुरुआत में जो शुरुआती लाइनें आपके मुख से सुनी तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं महामहिम चीफ जस्टिस ऑफ मीडिया प्रदीप भंडारी का शो देख रहा हूं। बाद में मैंने रियलाइज किया नहीं है, तो खाली एक डिबेट नहीं हुआ। आपने तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, प्लीज आपने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। बोलिए निशांत। आपने तो नरेंद्र मोदी जी को नो मैच बना दिया कि कोई उनके बराबरी का नहीं है, 2024 में कोई टक्कर का नहीं है। मुझे सडनली 2004 की याद आ गई, जब अटल बिहारी वाजपेयी को इसी जनता ने तिनके की तरह उड़ा करके राजनीति से सदा के लिए आउट किया था। पर खैर वो मुद्दा इस समय नहीं है। आपने बहुत लबड़ा चढ़ा करके ये कहा, बड़ा चढ़ा करके, कि इतनी बड़ी गुजरात की जीत कभी नहीं हुई, माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ा आपने कहा, जबकि मोदी जी खुद नहीं कह रहे हैं। मोदी जी को आपने जब सुनाया वो कह रहे हैं भूपेंद्र नरेंद्र, नरेंद्र भूपेंद्र। मैं बताऊं उसका कारण क्या है, आपको भी करेक्शन करना चाहिए। 156 सीटें जरूर लाई है, जो कि 149 से ज्यादा है 1985 और 2022 के बीच की बात करें, लेकिन लोकप्रियता मोदी जी की अभी भी 1985 जितनी कांग्रेस की नहीं है गुजरात में। और ये फैक्ट आप दिखाएंगे क्या जनता को? 2022 में 156 सीटें गुजरात में लाने वाली बीजेपी को वोट शेयर मिला 52.5%, जबकि 1985 में कांग्रेस ने सिर्फ 149 सीट्स लाई थी, जो रिकॉर्ड तोड़ने की बात है, लेकिन लोकप्रियता का वोट शेयर था 55.55%, यानी 3% गुजराती ने ज्यादा उस समय लोकप्रियता दी। बट यू नॉट स्मार्ट इनफ। इसमें लॉजिकल फैलेसी है, इसमें लॉजिकल फैलेसी है कि माधव सिंह सोलंकी सिर्फ अपने आप को एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में लड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेट इलेक्शन में अपने नाम पे 156 सीट्स को करा, और जब लोकसभा का इलेक्शन होता है वो वोट शेयर बढ़ के 60% क्रॉस करता है। तो ये आपका लॉजिक फ्लॉप हो जाता है। रतन शारदा जी, इनका लॉजिक इस पॉइंट पे फ्लॉप हो जाता है। ये एप्पल्स और ऑरेंजेस को इक्वेट कर रहे हैं, पर यहीं पे इनका लॉजिक फ्लॉप हो जाता है। रतन शारदा जी, निशांत इज कंप्लीटली रॉन्ग ऑन द लॉजिक।
आ रहा हूं मैं, नहीं, नहीं, तुहीन के पास आ रहा हूं, माजिद के पास आ रहा हूं। निशांत बोलिए, आप मुझे बोलने दीजिए ना, बोलिए ना, आपने मुझे 30 बोलने सेकंड क्यों बोलिए, नहीं फिर दे रहे? रतन शारदा जी आएंगे। नहीं, आप मुझे बोलने क्यों नहीं हाँ दे बोलिए बोलिए, मैं रोकता नहीं किसी को, बोलिए रहे? निशांत और उसके बाद रतन शारदा प्रधानमंत्री जी। मोदी क्यों बोल रहे हैं? आप ये बार बार प्रधानमंत्री मोदी क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री भाजपा के कैंडिडेट थे, प्रधानमंत्री रैली करते हैं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री देश का होता है। आप बोलिए भाजपा का स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, ये बोलने में तकलीफ है? ये बोलने में तकलीफ है? ये बोलने में तकलीफ है? प्रधानमंत्री किसी के लिए रैली नहीं करता, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। नहीं तो मनमोहन सिंह का बीजेपी का प्रचार करते थे क्या जब वो प्रधानमंत्री के बतौर प्रधानमंत्री चुनाव में जाते थे? नरेंद्र मोदी हिमाचल में कैसे हार गया ये बोल पाएंगे? हिमाचल में मोदी, शाह, नड्डा, स्मृति, योगी सारे हार कैसे गए? वो तो कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारे कहीं से कहीं कार्यकर्ताओं की कमी रह गई होगी, हमारी सेवा में कमी रह गई। 1% से कम का असर है, 1%। और गुजरात में आप कहाँ गिरे? देखो ना, आप ये डबल गेम मत करिए। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है जो किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, किसी इलेक्शन की रैली नहीं करता, किसी पार्टी ऑफिस में नहीं करता। झूठ बोलना बंद करिए। सच्चाई तो ये है कि नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिशियन की बात करिए। आप प्रधानमंत्री की आड़ में कैसे चुप गए? क्या प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी की रैली करता है? क्या प्रधानमंत्री कांग्रेस की करता है? तो पहले तो पब्लिक को ये सच बोलना कभी इलेक्शन की रैली संबोधित नहीं की क्या? रतन शारदा और माजिद हैदरी, रतन शारदा और माजिद हैदरी जी, रतन शारदा और माजिद हैदरी, तुहीन आ रहा हूं आपके पास, जस्ट इसके बाद तुहीन आपके पास आ रहा हूं मैं। रतन शारदा और माजिद हैदरी, रतन शारदा और माजिद हैदरी, रतन शारदा और माजिद हैदरी। देखिए निशांत ने एक लॉजिक बोला है, पर वो लॉजिक का बेस ही गलत है रतन शारदा जी। मैं बताता हूं बेस क्यों गलत है। देखिए रतन शारदा जी, जब भी एक लोकसभा के अंदर हेड टू हेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस कोई भी गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने जीत के आंकड़े को बढ़ाया है। स्टेट इलेक्शंस के अंदर जहां स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज भी होते हैं, उसमें भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन करने जाते हैं तो वो इलेक्शन को कंप्लीटली स्विंग कर देते हैं या स्टेट लेवल की एंटी इनकम्बेंसी को कंप्लीटली लिमिट कर देते हैं। 23 रिबल कैंडिडेट्स होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के अंदर सिर्फ 0.9% वोट शेयर कम लाती है, सो आई गिव दिस क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इसमें गलत क्या कह रहा हूं? बेस पे यही फैक्ट है, बेस पे यही फैक्ट है। रतन शारदा जी। प्रदीप देखिए, मैं प्रधानमंत्री है नहीं उसकी चर्चा में नहीं जाता हूं। मैं कहा क्या होता है जब अंधी दुश्मनी, घृणा किसी व्यक्ति से, तो इरेशनल बातें होती हैं। जो जीतने वाले, हारने वाले, पॉपुलैरिटी गिर रही है कहने वाले 2019 के बाद यही कहते रहे। तो जो सूरज उगा उसके आगे आंखें बंद रखें, उसका कोई उत्तर नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो माधव सिंह सोलंकी की बात करते हैं उस कांग्रेस का, उसके बाद सारा जो नक्शा था लगातार नीचे गिरता गया और उसके बाद साफ हो गई। उस 27 साल में, 27 साल बाद एक पार्टी अपनी पीक पर जाती है और 53.9 या जो भी परसेंट लेकर आती है 27 साल बाद। उस ऐसे इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी कहां थी? 40% से कम वोट पे लगातार बंगाल जीत रही थी और आखिरी का इलेक्शन जो लड़ा उस समय उनकी पॉपुलैरिटी थी 37.1%। आज केवल एक उदाहरण है उस कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के सामने भाजपा का, जो लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है और लगातार वो बीजेपी को वोट दे रहा है। इसकी ओर आप आंखें बंद करेंगे? तो अगर आंखें बंद करनी है आप स्वीकार कीजिए, हम आंखें खोलने के लिए जबरदस्ती कर नहीं रही। तो बाद में कहना मोदी जी ये, मोदी जी आपको पता है जब तक गुजरात में है, गुजरात उसको अपना बेटा मानता है, वो चाहे उसको प्रधानमंत्री न रहे, जब तक वो है या ना रहे, जब तक है उनको कोई वहां से उनकी पार्टी को हरा नहीं सकता। ये सत्य है। आप कुड़ते रहिए, जलते रहिए। और जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल के अंदर 21% जैसे आपने कहा रिबेल होते हुए भी 30%, वहां पर बीजेपी में 0.9% वोट से हारी है। और लगातार हर जगह डीएम, अगर आप चाहते हैं एनसीडी की बात करें, एचपी की बात करें, बीजेपी ने वोट कम नहीं होने दिए और जहां बढ़े उसके कारण एक बड़े स्टेट के अंदर वापस आई है। तो अगर आप एप्पल और कंपेयर करेंगे, आप एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को से कंपेयर करेंगे, इनके अरविंद जो प्रिय अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पर्चियां जगह जगह बांटी कि हम गुजरात में आ रहे हैं, हम भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। क्या हुआ उसका? तो झूठे वादे, झूठे ओपिनियन पोल दिखाने वालों के कारण उनका अंत होने वाले सारी मीडिया का और झूठे पॉलिटिशियन पर उनको नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं संदीप सिंह और तुहिन सिन्हा के पास आने के पहले मैं कह रहा हूं, जिन्होंने वो सवाल पूछा
और जिन्होंने उसके बाद में वो सब, मैं पॉलिटिशियन को इस वक्त क्वेश्चन नहीं कर रहा, पॉलिटिशियन का काम है झूठा माहौल क्रिएट करना या सच्चा माहौल क्रिएट करना, जनता अपने आप चुनावों में जवाब दे देती है। पर इन्होंने जिन्होंने झूठ का प्लेटफॉर्म दिया और उसके बाद वो आज चुप है, वो तो सब चुप हो गए। माजिद हैदरी वो लॉबी चुप है, अपने आप को न्यूट्रल कहती है, वो डांस करती है। मुझे याद है रतन शारदा जी ऐसे कुछ हैं जो डांस करना चालू कर देते थे जब उनके चीज हो जाती, और आज वो सब चुप है भाई। हमने भी देखिए प्रदीप भाई कोई एक वोट से जीते या 1 लाख वोट से जीते, हमारे देश में एक कहावत रही है, बल्कि कहावत की एक पिक्चर भी रही है कि जो जीता वही सिकंदर। भाजपा को गुजरात में वो जीता वही बाजी प्रभु देशपांडे। भाजपा सिकंदर तो हार कर गया था। अच्छा चलिए, अब मुहावरा तो अभी भी है ना, सिकंदर हार के गया था। जो जीता वही। अरे माजिद बोलिए, रतन जी को बोलने दीजिए। जो सबसे खास चीज रतन जी आपको और तुहिन जी को समझनी होगी कि जो हिमाचल में हुआ ना, कि भाजपा के जो प्रमुख हैं उनके घर में घुस के भाजपा को कांग्रेस ने हराया। तो हिमाचल में सिर्फ कांग्रेस सिकंदर नहीं है, एक और खास चीज है कि हिमालय पर्वत का आशीर्वाद अब की बार भाजपा को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाजपा का जो वोट है वो अब आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी पार्टी खा रही है। आपको समझना होगा, अभी तक आम आदमी पार्टी को सेकुलर पार्टी देखा जाता था, लेकिन अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पार्टी है, अर्थात वो अब जो वोट है वो हिंदुत्व का वोट खा रही है। और ये चीज भाजपा को समझती होगी। जो भाजपा अभी तक कोई उनके साथ फिक्स्ड मैच में गेम खेलती थी, वो फिक्स्ड मैच शायद भाजपा को बंद करना होगा, क्योंकि अब आप जो है आम आदमी पार्टी जो है वो फुल फ्लेज्ड एक नेशनल पार्टी बन गई है। और जो सबसे बड़ा वो थ्रेट आने वाले वर्षों में और आने वाले वक्तों में है, वो कांग्रेस के लिए नहीं अब होगी, वो अब खुद भाजपा के लिए होगी। तो भाजपा माजिद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करा है, मैं तुहिन और संदीप सिंह को लाना चाहता हूं। तुहिन, डू यू फियर? तुहिन, ये माजिद ने कहा, तुहिन से ज्यादा मुझे लगता है संदीप सिंह को दिखाइए। संदीप सिंह, आपको इस बात के बारे में सचेत होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वोट जो आम आदमी पार्टी लेकर आती है वो कांग्रेस पार्टी का लेकर आती है, और जहां आम आदमी पार्टी बढ़ती है वो कांग्रेस नंबर 3 नंबर 4 की पार्टी होती है। मैं आपसे उसका जवाब लूंगा, संदीप लूंगा उसका जवाब। पर तुहिन, ये कह रहे हैं फिक्स्ड मैच हुआ था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, ऐसा ये कह रहे हैं। तो तुहिन, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पर तुहिन, साथ में अभी तक आपकी ओपोनेंट कांग्रेस रही है, अभी तक आपकी मेन ओपोनेंट कांग्रेस रही है। दिल्ली एक पजल है जिसको आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए, जहां पे आपका वोट शेयर कांस्टेंट रहा, पर आप अपने वोट शेयर को बढ़ा नहीं पाए, तभी 3 सक्सेसिव इलेक्शंस के अंदर आपको हार का सामना करना पड़ा है। सो आपको लग रहा है कि अगर आगे चल के नेशनल पॉलिटी में कांग्रेस और नीचे चले जाएगी तो बीजेपी वर्सेस आपके अंदर आपको दिक्कत हो सकती है? तुहिन जवाब देंगे, फिर संदीप सिंह आना आपके पास। का सवाल है, ये तो कुछ भी कहते हैं, ये कभी कहते हैं कि ओवैसी से हमारा फिक्स मैच है। तो ये जो है, इनको अपनी जो है भ्रमित करने वाली बातें करने दीजिए। केजरीवाल और माजिद में ज़्यादा अंतर नहीं है, वो भी इसी तरह से लोगों को गुमराह करते हैं आपके टीवी चैनल के, आपके शो के माध्यम से, जैसे केजरीवाल जो है जनता को अपनी बातों से करते हैं। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ना तो भाजपा का आगे मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, ना कांग्रेस से है। अब भाजपा का मुकाबला केवल भाजपा की ही प्रीवियस परफॉर्मेंस से है। मैं आपको कह रहा हूं कि आज मुझे कोई 10 दिन पहले जो है कोई फ्लाइट में मिले थे एक वरिष्ठ पत्रकार, उनसे मेरी बात हो रही थी। 10 साल में लोगों की मानसिकता कैसे बदली है मैं आपको बताता हूं। 10 साल पहले जो है लोग परिवर्तन के लिए वोट करते थे, डेवलपमेंट लाने के लिए। अब लोग ये मानते हैं कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो निरंतरता और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और 8 साल में जो लोगों ने डबल इंजन सरकार का कमाल देखा है, जिन जिन राज्यों में भाजपा आई है, ये हिमाचल एक अपवाद था, क्योंकि देखिए वहां बहुत छोटे मार्जिन से अंतर पड़े हैं। 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज आप खुद बता रहे थे जिसमें कि 500 या 1000 से कम वोटों का अंतर पड़ा है। तो हिमाचल उस संदर्भ में एक अपवाद है, क्योंकि दोनों जगहों पे उत्तराखंड और हिमाचल में जो है कॉन्स्टिट्यूंसी साइज छोटी होने की वजह से एक तरह से एक रिवाज चला आया है। लेकिन अन्यथा बाकी जगहों पे अब प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ेंगी, अब लोग कंटिन्यूटी के लिए वोट करेंगे। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष तौर पे देख रहा था किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट जो था जिटरी था, वो कोई चेंज नहीं चाहता है। लोग कोई चेंज नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यही कंटिन्यूटी डबल इंजन सरकार की अगले 10-20 सालों तक बनी रहे, और ये जो है प्रो इनकम्बेंसी आगे 2024 का भी कॉन्टेक्स्ट सेट करें। संदीप, देखिए गुजरात में आपको पिछली बार 77 सीट्स मिली थी, उसके पहले 61 मिली थी, 16 सीट ज्यादा मिली थी। तो सब पत्रकारों ने कहा कि भैया व्हाट अ फाइट, व्हाट अ फाइट।
और ऑनेस्टली वो फाइट थी इलेक्शन के अंदर। पर उस स्टेट के अंदर आपने क्या किया, उस स्टेट के अंदर 40 से ज्यादा सीटों में आपकी जमानत जब्त हो चुकी है, आप 20 से नीचे सीटों पर आ चुके हैं। तो फिर अगर आप संदीप सिंह कहते हैं कि देश का माहौल बीजेपी के खिलाफ है, आप प्रमुख विपक्षी दल है, पर आप वो भूमिका को निभाते ही नहीं है। जो स्टेट में आपको ओपोनेंट का रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है वो नंबर 3 नंबर 4 के बन जाते हैं। वहीं कॉन्ट्रास्ट देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इन बंगाल 3 सीट की पार्टी थी और 77 सीट्स की पार्टी बनकर रह गई है। तो संदीप, आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के वजह से तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी को प्रो इनकम्बेंसी पीएम नरेंद्र मोदी का काम तो है ही, पर एज अ विपक्ष आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो देश का ऑल्टरनेटिव है? पर जहां कांग्रेस को वोट मिलते हैं वहां कांग्रेस उस वोट का आदर नहीं करती और नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 पे पहुंच जाती है। संदीप, देखिए, मुख्य बात यह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में आगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में आगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे गुजरात जीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे भाजपा इलेक्शन जीतती है। लेकिन आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हारे? ये बात तय कीजिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की नरेंद्र मोदी जी गुजरात और हिमाचल में, उसमें हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में फेल हुए। नरेंद्र मोदी का चेहरा फेल हुआ कि नहीं हुआ, ये बात का जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नरेंद्र मोदी के चेहरा फेल हुआ या नहीं हुआ? देखिए, कहां ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को गुजरात के चुनाव से कंपेयर कर रहे हैं, ये दिखाता है इनकी समझ कितनी कम है राजनीतिक समझ। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव की तुलना ये उस चुनाव से कर रहे हैं जिस राज्य में भाजपा 27 सालों से थी। और मैं ये भी कह रहा हूं कि 2017 में हमारी हिमाचल प्रदेश, चलिए आप हिमाचल प्रदेश में कबूलिए कि नरेंद्र मोदी, सौराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में फेल हुए, मानिए उसकी तुलना आप एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं लड़े जाते हैं। आप खुद अपने फैक्ट चेक करिए। हमारे लोकल लीडर्स और लोकल मुद्दों के आधार पर म्युनिसिपल हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी का चेहरा फेल हुआ, नड्डा जी फेल हुए, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 5 सीटें हार गए। प्रदीप जी का आकलन अब अगर आपने सुना हो, आप थोड़ा सा फैक्ट्स में जाइए, खुद प्रदीप जी का आकलन अगर आपने सुना हो, देखिए हिमाचल में बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज और बहुत छोटी जो जीत और हार का अंतर बहुत छोटा होता है, तो वहां फैक्टर्स बिल्कुल अलग थे। आज भी किसी भी अन्य राज्य, किसी भी बड़े राज्य में यही डबल इंजन की सरकार जो है, निशांत और प्रमोद कुमार, निशांत और प्रमोद कुमार मेरे पास लास्ट 2 मिनट में बैठे। निशांत और प्रमोद कुमार, निशांत वर्मा और प्रमोद कुमार, अगर क्लेम कोई, अगर बीजेपी क्लेम निशांत वर्मा और प्रमोद कुमार जी 30 सेकंड्स दोनों को मैं देना चाहता हूं, अगर बीजेपी क्लेम करती कि वो भाई परिवर्तन लाने वाली और वो फिर सिंगल डिजिट सीट्स के अंदर आ जाती, तो इस देश के लिबरल पत्रकार सेक्युलर्स तो भाई क्या नहीं करते। और अब वो सब के सब शांत हैं, अब वो सब के सब शांत हैं। निशांत, देखिए प्रदीप जी, मैं 2 शॉर्ट पॉइंट्स रखूंगा। बंगाल का चुनाव हो, उड़ीसा का चुनाव हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जहां कहीं भी प्रधानमंत्री और अमित शाह का साथ ना रह पाई और वोट मिला दूसरी पार्टियों को, तब ये खुद अमित शाह जी कहते हैं कि राज्य के चुनावों या बाईपोल्स के चुनावों को देश का मूड ना माना जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपके प्रोग्राम पे बैठने वालों की क्रेडिबिलिटी यहां से मिलती है कि 1963 में राजपथ पे आरएसएस को मार्च नेहरू जी ने करवाया। ये ऑथर लिखने वाले रतन शारदा, समझ लीजिए कि भारत सरकार, मोदी सरकार ने खुद मना कर दिया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे झूठे लोगों, रतन शारदा जैसों को आप बिठाएंगे तो वो रतन जी को कुछ नहीं। प्रमोद कुमार, प्रदीप जी, जो हिमाचल में ओपीएस एक मुद्दा था, बीजेपी ने बोला, बीजेपी चाहती तो ओपीएस के मुद्दे को कहती हम देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा यह फिजिकली प्रूडेंट नहीं है। मेरे पास इतना ही समय था दोस्तों, मेरे पास समय इतना ही था। मुख्य बात यही है कि अगर मैं भी नेशनल पर्सपेक्टिव में अंदर देखूं, तो नेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर आज वो सभी लॉबी के लोग जिन्होंने झूठा माहौल क्रिएट किया, आज उन सभी लटेंस वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लड़ेगा जनता का मुकदमा। थैंक यू पीसीआर।